हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 12 फरवरी 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। आपके सामने जो दो आर्टिकल्स हैं ये चाइना और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है जिसमें वो सिंक्रोनाइज डिसएंगेजमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर दोनों आर्टिकल्स हैं। इस आर्टिकल में भी कुछ कंसर्न्स बताए जा रहे हैं। इस आर्टिकल में और डिटेल में जानेंगे। दोनों आर्टिकल एक ही मुद्दे पे है, दोनों आर्टिकल्स को देखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो नीचे वाले ये जो दो आर्टिकल हैं आपके सामने, वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ की जो बुक है जिसमें कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की बात की थी उन्होंने, एक तरफ तो वेल्थ ऑफ नेशन ये वाला आर्टिकल प्राइवेटाइजेशन को फेवर कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये द बिग सेल, ये डी राजा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से क्या रिस्क है, क्या गलतियां कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब प्राइवेटाइजेशन के फेवर में और प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में हमारे पास में यहाँ पे दोनों पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो दो आर्टिकल ये हो गए। आगे चलते हैं आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे हमारे पास में आर्टिकल है शटिंग डाउन डिजिटल स्क्वायर। यहाँ पर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1, उसके ऊपर रीजनल रेस्ट्रिक्शन, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, और फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 अमेंडेड इन 2008, और उसमें भी सेक्शन 69A जिसमें कि इंटरनल सिक्योरिटी या फिर नेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, और वो भी इंटरनेट या कोई भी आप मान सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, तो उस पर गवर्नमेंट स्ट्राइक डाउन कर सकती है उसको। उसके बारे में आर्टिकल 66A सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। और अभी ट्विटर और वर्सेस गवर्नमेंट ऑन द मैटर ऑफ फार्मर्स, कि उनकी फार्मर्स की बात को ट्विटर ने किस तरीके से प्रमोट होने दिया। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कुछ अकाउंट्स के लिए कि 1200 अकाउंट्स हैं, इनको बंद करो, वो सारी चीज़ें। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे ये। बाकी ये आर्टिकल भी डिस्कस नहीं करेंगे और नीचे वाला आर्टिकल भी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है स्टैंडिंग एट ईज। ये एडिटर के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के। देख लेते हैं इस आर्टिकल को एक बार डिटेल में। लगभग 10 महीने हो गए हैं जब LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पर, और ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में आप देखोगे इंडिया और चाइना के बीच में 8 राउंड बातचीत हो चुकी थी, तब भी कोई एग्रीमेंट नहीं निकल के आया। फिर अब जाकर के 24 जनवरी की जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ आउटकम निकलने को मिला है। तो ये इनिशियल डिसएंगेजमेंट है ट्रूप्स का, कि चाइना भी अपने ट्रूप्स को बाहर ले रहा है और इंडिया भी अपने ट्रूप्स को दूर करेगा। अब जैसा कि हमने कल न्यूज़ सेक्शन में देखा था कि नॉर्दर्न पोर्शन में तो चाइना है और सदर्न पोर्शन में क्या है, इंडिया वाले ट्रूप्स है। पेंगोंग त्सो की अगर बात करें तो आप देखोगे दोनों साइड्स दूर दूर जाएंगी, और एक क्लियर विजन यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि हाँ, स्टेप बैक की तरफ जा रही हैं, डिसएंगेजमेंट होगा, टेंशन कम होगी। और जो नेक्स्ट कदम है, माना कि एक बार डिसएंगेजमेंट हो जाए तो नेक्स्ट कदम क्या होना चाहिए, स्टेटस क्वो एंटे। कहने का मतलब जो पहले की परिस्थितियां थी एज इट इज, मतलब वैसी की वैसी परिस्थितियां फिर से आ जाए अप्रैल 2020 से पहले, जब चाइना ने अपनी तरफ से एग्रेशन दिखाया था। अब एग्रीमेंट है ना, वो देखो 9 राउंड की बातचीत के बाद में निकला है। चाइना ने अपनी तरफ से अप्रैल और मई 2020 के बीच में जितने भी एक्शन लिए थे जिसकी वजह से एक क्राइसिस आया था, और आप कह सकते हो कि इंडिया के लिए एक थ्रेटन सिचुएशन बन गई थी और पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर दिया था एक बार तो। ठीक है, फिर भी आप देखो चाहे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, शुरुआत में चाइना ने अपनी तरफ से एग्रेशन दिखाया, बट यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी, इंडिया ने जिस तरीके से अपनी दमखम के साथ में चाइना को फेस किया था, कि ये चीज़ तो चाइना को रियलाइज़ हो गया था कि भाई अगर मिलिट्री में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो ज़्यादा प्राइसेस पे करनी पड़ेगी, जितना चाइना ने कैलकुलेट किया था उससे भी ज़्यादा। अब आप देखोगे इंडिया ने किस तरीके से डिसीजन लिए कि पेंगोंग त्सो के सदर्न बैंक में अपनी तरफ से आप कह सकते हो एडवांसमेंट दिखाया। पीपल लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की है, वो अगर नॉर्थन एरिया में थी, मान लो ये पेंगोंग त्सो है, तो इस तरफ अगर PLA है तो इस तरफ इंडियन आर्मी भी आगे आने से रुकी नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ डर गए हों कि चाइना पता नहीं क्या कर देगा, बट अपनी तरफ से पूरे अच्छे से कदम उठाने की कोशिश की गई थी इंडियंस के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी, कि भाई चाइना अगर अपने बायलैटरल रिलेशनशिप, जो बायलैटरल एग्रीमेंट जो पहले हुए हैं जिससे कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन की जा सके बॉर्डर एरियाज़ में,
उनको अगर चाइना ब्रीच करता है तो इंडिया चाइना के साथ में कोई ट्रेड नहीं करेगा। आप चाइनीज़ कंपनीज को बैन करने से देख लो, चाहे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज करने से देख लो, कैसे भी करके चाइनीज़ एडवेंचरिज्म को डिसइंसेंटिवाइज करना कि भाई अगर एलएसी पे आप दादागिरी दिखाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉर्डर पे तो कुछ और बिहेवियर दिखाओ और रियलिटी में जब बातचीत करने की ट्रेड में तो आप अपने फेवर की बात करो और जब बातचीत करने की बात आए तब आप कैंसिल कर दो। देखो चाइना की साइड से ये जो 8 राउंड की जो बातचीत चल रही थी, फिर फाइनली 90 राउंड की बातचीत के बाद में डिसएंगेजमेंट के लिए आया है चाइना आगे। तो ये एक कंट्रास्ट है, कहने का मतलब पिछली सिचुएशन से बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन अभी निकल के आ रही है। अब दूसरी बात क्या आती है, देखो बीजिंग है ना, हमेशा इस चीज़ को लेकर के बड़ा उत्सुक रहता है, बड़ा वो रहता है, मतलब उतावला रहता है कि मिलिट्री क्राइसिस की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को हम प्रेशराइज कर लेंगे और अपनी ज़रूरतों को मनवाना शुरू कर देंगे। बट दोनों साइड्स अब कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज मैनर में डिसएंगेज करने के लिए रेडी हो रही है। दिस इज़ वेरी गुड। पर हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने गार्ड्स को थोड़ा सा अलर्ट रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलवान क्लैश जो था ना, गलवान वैली में जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे जब उनकी फ़ाइट हुई थी, तो वो चीज़ भी उस टाइम पर एक एग्रीमेंट आया था कि हाँ इमीडिएटली डिसएंगेज कर देंगे, तो उसके बाद में ही ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, चाइना फिर से चीटिंग कर सकता है। और ये जो टाइमिंग है डिसएंगेजमेंट की, इसको हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है टेंशन, ये केवल थॉ है। मतलब जैसे बर्फ़ पिघलती है ना, तो शुरुआत में हल्का सा टेम्परेचर राइज हुआ है, अभी मैटर अभी पूरा सेटल्ड हम कंसिडर नहीं कर सकते। दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रस्ट की बात करें तो लोवेस्ट लेवल पे है। लो एब मतलब टाइड एंड एब में होता है ना, ज्वार एंड भाटा, भाटा मतलब जो नीचे लोवेस्ट वाटर लेवल होता है, उस परिस्थिति में चल रहे हैं अभी दोनों के बीच में। ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है और इंडिया अपने गार्ड्स को अगर वहाँ से हटा ले, अपनी जो अलर्टनेस है उसको अगर हटा ले, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। हमने प्रीवियसली डोकलाम टाइम पे भी बहुत सारा लेसन लर्न किया था। वहीं पर हमें ज़रूरत है कि हम अब वेरिफिकेशन करें ग्राउंड रियलिटी पे कि वाकई में चाइना ने जो कहा है वो कर भी रहा है या नहीं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने राज्यसभा में अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सब्सटेंशियली रीस्टोर कर देंगे सिचुएशन को। और आप देखोगे जो कि और जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी प्रायर टू द स्टैंड ऑफ अप्रैल 2020 से पहले जो सिचुएशन थी, बोलो उसको रीस्टोर कर देंगे। ठीक है, साथ में पेट्रोलिंग वाला जो पॉइंट है, जैसे कि लद्दाख वाले रीजन में, ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में, वो एक और फ्रिक्शन पॉइंट है। ठीक है ना, कि हमारे इंडियन जो ट्रूप्स हैं वो पेट्रोल कर सकें, पता कर सकें कि क्या चल रहा है रेकी लगाने के लिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अभी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है, पर उस पर अभी तक डिसीजन लेना थोड़ा सा बाकी हो पा रहा है। इस पर फर्दर डिस्कशन होना अभी बाकी है। तो मिनिस्टर ने अपनी तरफ से जो कुछ भी स्पेसिफाई किया उसमें एक चीज़ मिसिंग थी कि देप्सांग प्लेन्स जो है ना, वहाँ पर चाइना की इंटेंशन क्या चल रही है, उससे रिलेटेड क्या एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है। साथ में क्योंकि देप्सांग प्लेन्स में इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग के लिए मना कर रखा है, बिल्कुल मना कर रखा है। अभी फ़िलहाल तो पेंगोंग शो वाले रीजन में ही ये डी एस्केलेशन आप बोल सकते हो या डिसएंगेजमेंट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हमें स्टेटस क्यो एंटे पे ही लाके छोड़ने की ज़रूरत है। जो परिस्थितियाँ अप्रैल 2020 से पहले थी, उन्हीं परिस्थितियों में आने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए देखो पॉलिटिकल और मिलिट्री पिटफॉल्स को हमें ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और बायलैटरल टाइज अगर चाइना और इंडिया के बीच में अगर सही होते हैं, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ग्रेटर रिजोल्यूशन की ज़रूरत है। दोनों बैठ करके पूरे डाउट्स क्लियर करें। पर प्रॉब्लम क्या है, चाइना अपनी तरफ से कुछ बोलता है, इंडिया अपनी तरफ से कुछ बोलता है, और एलएसी का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डिफरेंट है इनका। और जब तक मैप एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम लगातार चलती रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है द डिसीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया टू डिसएंगेज शुड बी सीन एज फर्स्ट स्टेप। ये पहला कदम है डिसएंगेजमेंट का। ये आप समझो कि हॉस्टिलिटी की जो चल रही है दोनों के बीच में, उसको ख़त्म करने के लिए पहला कदम ही कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल लिखा है सैयद अता हसनैन के द्वारा। अब देखते हैं आर्टिकल को डिटेल में।
देखो, लगभग 9 महीने की अनसर्टेनिटी के बाद में लद्दाख में जब से कॉन्फ्रंटेशन हुआ है और जो आर्म्ड एक्सचेंज का एक सिलसिला सा चल पड़ा है, यूं मानो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनली हाईली टेंस्ड बॉर्डर में से एक कंसिडर होने लग गई थी। पर ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है चाइना और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट के बेसिस पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि चलो ठीक है, एक शुरुआत तो हुई कि एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को हम ख़त्म कर पाएंगे एशियन जाइंट्स जो है इंडिया और चाइना के बीच में। तो क्या इसका मतलब हम सही समझे जो हम बात कर रहे हैं? तो राइटर कुछ और पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि सही ये बात वाकई में एस्केलेशन या हॉस्टिलिटी को ख़त्म करने वाली बात है, या फिर से एक आप कह सकते हो जस्ट एन अनादर एडिशन की। हाँ, पहले जो हुआ था, जो स्टैंड ऑफ हुए थे, जैसे कि नाथुला में, ऐसे ही समदोरंग छू में, ऐसे डोकलाम वाले रीजन में जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रेजोल्यूशन हुआ, बट उसमें आप देखोगे उसका कोई असर नहीं पड़ा कि दोनों के बीच में जो हॉस्टिलिटी है कंट्रीज़ के बीच में वो ख़त्म हो गई। वो जस्ट एक पोस्टपोनमेंट हुआ कि हाँ ठीक है, एक ख़त्म हुआ फिर दूसरे में कहीं ना कहीं टेंशन शुरू हो गई। तो ऐसा है। तो देखो, यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करने की ज़रूरत है, और वही बात प्रीवियस आर्टिकल से जो हमने ली कि कहीं ना कहीं एक हमें अलर्ट तो रहने की ज़रूरत है। देखो, डिसएंगेजमेंट की अगर बात करें तो कुछ टर्मिनल स्टेटस हैं, वहीं पर ये चीज़ की जा रही है, बट ये इंपॉर्टेंस भी रखते हैं कि आज कम से कम एक शुरुआत तो हुई। सीनो इंडियन रिलेशनशिप की बात करें, आज कितना मतलब बॉटम में चल रहे हैं, मतलब अच्छे रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट लेवल भी बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील करने की ज़रूरत है, टर्म्स एंड कंडीशन भी बड़ी क्लियर होनी चाहिए डिसएंगेजमेंट की, और क्या अप्रोच रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आने वाले टाइम पे कि किस तरीके से हम चाइना को टैकल करेंगे, उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब राइटर बोलना चाह रहे हैं कि सी जिनपिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं वो क्यों मतलब अपना डिसीजन जो अप्रैल 2020 में लेकर के आए थे उसको थोड़ा सा एक चेंज करने की कोशिश कर। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उधर से सी जिनपिंग, इनकी जो रिलेशनशिप थी वो बड़ी पॉजिटिवली चल रही थी। इवन आपने बताया कि वुहान राउंड्स ऑफ समिट चल रहे थे, वुहान समिट हुई थी, फिर उसके बाद में इंडिया में भी ममल्लापुरम में मीटिंग हुई थी इनके बीच में। बट एक फ्रीक्वेंट एनालिसिस की भी ज़रूरत है हमें कि वाकई में जो चीज़ बातचीत में है वो रियलिटी में है भी कि नहीं। आज आप देखोगे एक तरफ कंसेंसस है, बातचीत हो रही है, तो दूसरी तरफ डिसोनेंस भी देखने को मिल रहा है, मतभेद भी है दोनों के बीच में, क्योंकि इंडिया अपनी तरफ से स्ट्रेटेजिकली हर चीज़ को बड़ा क्लियर लेके चलने की कोशिश कर रहा है। जो करंट अभी रिजीम चल रहा है उसमें कि भाई बॉर्डर और ट्रेड दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, बॉर्डर को क्लियर करो फिर बाद में ट्रेड अपने आप चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के मेजर डिसीजंस जो है ना, वो तब से ये करंट रिजीम आया है इस पर ध्यान दे रहा है। अगर हम इंडियन फोर्सेस की बात करें तो उनकी जो पोजीशन थी ना, वो हर एक जगह पे कहीं ना कहीं अपनी तरफ से डिफेंड करने वाली थी या कहीं ना कहीं अग्रेसिव थी। और रही सही में जब पेंडेमिक आउटब्रेक हुआ तब हमें और ज़्यादा पता पड़ा कि इंडिया मतलब कितना ज़्यादा वल्नरेबल है चाइनीज़ डिपेंडेंस के बेसिस पे। इवन वर्ल्ड ओवर ये चीज़ कंसर्न राइज हुआ है कि चाइना अपनी दादागिरी चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अभी एक पूरा मुद्दा चला था कि ट्रेड का नाम लेकर के चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया था, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जो होनी चाहिए ना कि वाकई में लॉन्ग टर्म प्लान कैसे हो सकता है। तो ये एग्रीमेंट जो है डिसएंगेजमेंट का, ये अपनी तरफ से एक मैसेज तो है, बट चाइना की इंटेंट क्या है, क्या वो अपने ट्रूप्स जो डिप्लॉय किए थे उनकी कितनी क्वांटिटी को लेकर के जा रहा है, क्या बॉर्डर पे जो फ्रिक्शन है उसको थोड़े दिनों के लिए ही ख़त्म करने की बात कर रहा है या लंबे समय के लिए ये कंटिन्यू करेगा। तो वो चीज़ें हैं। और अभी तो हमें पता है कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ जो था, कि बोले कि 2021 से बाद तक भी ये स्टैंड ऑफ कंटिन्यू रह सकता है। इसी तरीके से आप देखोगे बाइडन और हैरिस, जो बाइडन का भी अपनी तरफ से ऑथ लेना और प्रेसिडेंट बनना, वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनता है यहाँ पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थे वो थोड़ा सा ज़्यादा ही एक तरीके से डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए थे इंटरनेशनल आप कह सकते हो सिस्टम को। तो इसी तरीके से यहाँ पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो बाइडन का यूएस प्रेसिडेंट बनना, ये पीस का एविडेंस तो हम नहीं कह सकते, बट हाँ स्टेबिलिटी की तरफ ये सिग्नल करता है। तो शायद इसका भी एक असर है कि आप देखोगे कि इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट फाइनलाइज हो पाया है लद्दाख वाले रीजन में जो पैंगोंग शो है वहाँ पे डिसएंगेज करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, ये कोई बायलैटरल रिलेशन के लिए ही कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है ये जो डिसएंगेजमेंट के लिए एग्रीमेंट हुआ है।
ये आप देखो कि ये एक तरीके का मैसेज जो है वो इंटरनेशनल मैसेज आप कंसिडर कर सकते हो। अब आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि हम अगर इंडियन गवर्नमेंट को क्रेडिट ना दे तो भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि उन्होंने भी जो अपनी तरफ से डिप्लोमेसी दिखाई है, ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है इसमें चाइना आया है, कोई सीधे पैर थोड़े ना है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। 8 बार बातचीत हुई है, फिर 9वां राउंड हुआ है, तब जा करके ये आउटकम मिल पाया है। डिप्लोमेट्स की प्रेजेंस देखो, मिलिट्री में जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने जितना जो सीरियस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया वो एक काबिल तारीफ है। ठीक है, साथ में गवर्नमेंट ने जो आर्मी को डायरेक्शन दी थी उसको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करना। ऑपरेशनल और टेक्टिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया जो था वो एडवांटेज स्टेज में पहुंचा जब सोच समझ करके आगे बढ़ा गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि जो ट्रांसलेशन है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन और मिलिट्री का वहां पे एग्जीक्यूट करना वो तो काबिल तारीफ रहा। अगस्त 29-30-2020 को कैलाश हाइट्स में जिस तरीके से एलओसी को क्रॉस करके, जो हमने हमारे मैप के अकॉर्डिंग खुद का एरिया क्लेम कर रखा है, जिसमें मोल्दो गैरिसन और ये स्पेंगुर लेक, इन कॉम्प्लेक्सेस में इंडियन जो ट्रूप्स हैं वो पहुंच गए और चाइनीज पीएलए को बिल्कुल रिट्रीट करने पे, या कह सकते हो अपने आप को एक सुपीरियर पोजीशन में ले गए थे। तो ये जो था ना कि एक तो इंटेंट और एक एग्जीक्यूशन, ये दोनों हाथ से हाथ मिला करके चले तो आप देखोगे कि कितना शानदार आउटकम निकल के आया है आज। ठीक है, ऐसे ही बहुत से टाइम हम देख सकते हैं पिछले कई महीनों में कि पॉजिटिव टॉक्स की बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है, देखो सबसे एक बड़ी बात जो यहाँ पे निकल के आएगी ना वो ये है कि पॉलिटिकल बटरिंग चटरिंग नहीं देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि मीडिया के थ्रू कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, चाइना ने तो बहुत किया, बट हमारी तरफ से कोई इस तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं आया। हमारी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, पर हमारी गवर्नमेंट ने उनका क्रिटिसिज्म इतना नहीं किया है। दूसरा, क्योंकि एक चीज़ होती है हमेशा, दुश्मनी करो ना किसी से तो इतनी करो कि कम से कम एक हाथ का गैप तो बना रहे, कि क्या पता फ्यूचर में कब हमें एक तरीके से बैठ करके बातचीत करके दोस्ती बढ़ाने की नौबत आ जाए। तो इतनी ज़्यादा कट्टर दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए, बस वो ही बात है। देखो, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, इन डोमेन में तो बहुत सही काम चल रहा है, बट जो प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट था वो इंडिया के लिए देखो कंसर्निंग था। तो इसीलिए आप देखोगे एक डेकोरम को मेंटेन करना हाई लेवल गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसी पर आप देखोगे मीडिया वॉरफेयर को अवॉइड किया इंडियन रिजीम ने। और यही बहुत बड़ी चीज़ थी कि किस तरीके से कामलेसनेस दिखाई गई है। इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है, या आप कंपोजर वे में काम कर रहे हो, मतलब कि एक बातचीत चल रही है तो गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली जल्दबाजी नहीं दिखाई। ओके, और साथ में जो करंट डिसीजन लिया गया है इसका प्रूफ भी हमारे पास में है कि किस तरीके से जल्दी से जल्दी ये सारा का सारा डिसीजन लिया जा रहा है। साथ में गलवान इंसिडेंट को हमें नहीं भूलना चाहिए, जो हमने देखा था कि पिछला जो एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ डिसएंगेज कर लेंगे, और उसके 10 दिन के अंदर अंदर गलवान में आप देखोगे स्टैंड ऑफ हुआ, फाइट हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे 20 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। ठीक है, तो वो जो चीज़ है हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब फोकस किस पे करने की ज़रूरत है, एक तो इन्फेंट्री और आर्मर्ड जो तोपें और ये डिप्लॉय कर रखी है वो चाइना कितना पीछे लेकर के जा रहा है। अगर उनको वाकई में पीछे लेके जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें वहाँ पर हमारे मतलब वही बात है, ISR पे हमें रिलाई करने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस पे सर्विलांस रखने की ज़रूरत है, और रिकॉनेसेंस का मतलब होता है कि आप टो ही दो, मतलब नज़रें गड़ा करके रखो। हमें ISR पे तो रिलाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें क्रेडिबल वेरिफिकेशन ना मिल जाए कि वाकई में चाइना पीछे हट रहा है, तब तक हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चाइना बोलता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है, अभी तक तो यही है। और ट्रस्ट की तो हमें पता ही है हाल क्या हो रहा है, बट फिर भी आज देखोगे फ्रंटलाइन कमांडर्स ने अपनी तरफ से लाइजन भी बनाया है, अपनी संपर्क भी बनाया है, तो कम्युनिकेशन को भी ख़त्म नहीं होने दिया। इसके अलावा गलवान जैसे इंसिडेंट अगर रिपीट होते हैं तो वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल रहेंगे। हमें पॉसिबली फुल प्रूफ प्लान के साथ में आगे चलने की ज़रूरत है। डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, बट गलवान जैसे इंसिडेंट अगर दोबारा होते हैं और उसमें अगर हम सही से नहीं तैयार होते हैं तो देखो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए धोखे वाली साबित हो जाएगी। तो यहाँ पर दो इनएविटेबल बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या हैं जिनको हम हटा नहीं सकते, जिन पर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। सबसे पहले कि देप्सांग प्लेट्यू में और कैलाश हाइट में, देखो देप्सांग प्लेट्यू में चाइना हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा और कैलाश हाइट में इंडियन ट्रूप्स की वहाँ पर कमांड चल रही है। तो डिस्कशन जो है ना
वो हमेशा एक चीज़ पे फोकस्ड होना चाहिए, स्टेटस क्यो एंटे, दैट मीन्स पहले की परिस्थिति में आप एज इट इज़ आ जाओ जो पहले आप हुआ करते थे। पेंगोंग शो एरिया में तो चलो ठीक है कि आपने डिसएंगेजमेंट की बात कर दी, बाकी एरिया भी तो है ना, बाकी फ्रंटियर्स पे भी तो आप बैठे हो, उनको भी क्लियर करो। देखो वैसे तो देप्सांग वाले रीजन में 2013 के बाद में लगातार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता रहा है, बट अब आप देखोगे करंट सिचुएशन को मेज़र करने के लिए कोई यार्ड स्टिक तो है नहीं कि हम मेज़र कर ले कि हाँ जी कितना सक्सेसफुल रहे, कितना ये रेजोल्यूशन है, ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएगा। बट वही चीज़ है कि देखो जब बातचीत होती रहती है ना, तो बातचीत एक अपने आप में बहुत बड़ा एक ऑप्शन रहता है, डायलॉग एंगेजमेंट बहुत एक अच्छा ऑप्शन रहता है। फाइनल सॉल्यूशन जो है ना वो तो देखो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ही बैठा है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे कितना ट्रस्ट करते हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, साथ में वेरिफिकेशन करो और कंसल्टेशन कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। और जो रेटोरिक्स है ना कि हाँ किस तरीके से पुराने तरीके से हमने ट्रीट किया, बातचीत बिल्कुल कट ऑफ कर दी या फिर एंगेजमेंट है ही नहीं, उनको हमें थोड़ा सा कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिक लेवल पे फॉर्मल कॉन्टेक्ट भी हमें बनाने की ज़रूरत है, जो कि हमारी करंट रिजीम कंटिन्यू बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट आर्टिकल्स पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें प्राइवेटाइजेशन के फेवर में हमें पॉइंट्स मिलेंगे। देखो अगर हमें नेशन को क्रिएट करना है तो उसमें वेल्थ का जो बूस्ट है उसमें हमें यहाँ पर जो इंडिविजुअल को एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक आइडिया रहता है जिसमें वो अपनी आप की एनर्जी इन्फ्यूज़ करते हैं, उसे हमें मैक्सिमम स्कोप देने की ज़रूरत है। और ये आइडिया कहीं ना कहीं मार्केट फोर्स को भी अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है। तो कैपिटलिज्म इसको आप डायरेक्टली एक सिस्टम के बेसिस पे बोल सकते हो, जो कि वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपनी बुक में ये चीज़ बताई थी। तो आप देख सकते हो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को मैक्सिमाइज या मैक्सिमम स्पेस दिया जाए। देखो मार्केट में जब कंपटीशन आता है ना, उसी का रिजल्ट मिलता है कि अच्छी क्वालिटी सस्ती चीज़ें कंज्यूमर को मिल पाती हैं। फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी ऐसा बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को पहले भी फेवर किया है और हाँ वेल्थ क्रिएटर्स के तौर पे कंसिडर करते हैं प्राइवेट सेक्टर को। साथ में अगर आज आप देखोगे कितना ही चले कुछ भी है ना, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म की अगर बात की जाए तो अभी तक जो सर्वाइव कर पाया है वो उसमें कैपिटलिज्म का टेस्ट ज़्यादा रहा है। हाँ बेशक ये बात सही है कि 1990s के बाद में नियो लिबरलिज्म चल रहा है। पहले तो लिबरलिज्म हुआ करता था एडम स्मिथ के टाइम पे, बट उसका रिजल्ट क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया। फिर सोशलिज्म प्रमोट हुआ जब यूएसएसआर अपने आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था, बट उसके बाद में हमें पता पड़ता है कि सोशलिज्म भी 100% सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, काम कर पर नहीं पाते। और नियो लिबरलिज्म जिसमें रीगन और थैचेरियन जो अप्रोच थी उसी को फिर अडॉप्ट इंडिया ने भी किया, जिसको हम नियो लिबरलिज्म बोलते हैं कि भाई स्टेट जो है ना, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से इंटरवेंशन करेगी बट रीजनेबल मैनर में, फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी। अगर आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो आपको ये चीज़ पता होगी अच्छे से, या फिर थोड़ा बहुत आप हम पढ़ते भी हैं, इकोनॉमी में भी आई जाती है ये चीज़ें। ठीक है, तो नियो लिबरलिज्म के माहौल में अभी हम जी रहे हैं। तो जो कल्चर है प्राइवेट सेक्टर की उसको हम प्रमोट करें, उसके लिए फेवर कर रहे हैं। यूनियन बजट में भी हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा करने की बात की गई है। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की और पीएसयूज़ में भी डिसइन्वेस्टमेंट बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देखो रिफॉर्मिस्ट क्रेडेंशियल्स पे ज़्यादा रिलाई कर रही है कि कैसे भी करके हमारी इकोनॉमी को हम रिफॉर्म लेकर के आएँ। देखो गवर्नमेंट ने टारगेट को किया था कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हम जल्दी से जल्दी बन जाएंगे, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, और साथ में ये भी था कि 5 ट्रिलियन का जो टारगेट था वो हम 2025 आते आते अचीव कर लेंगे। बट कोविड-19 की वजह से ये सारे के सारे टारगेट्स धरे रह गए। अब इन टारगेट्स को री इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए रेडिकल कदम उठाने की पहली शुरुआत होती है और उसमें भी इकोनॉमिक अफेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेल्थ क्रिएटर्स पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टेट का रोल क्या है, केवल बिजनेस को मैनेज करना, क्योंकि अब क्या चल रहा है नियो लिबरलिज्म, दैट मीन्स केवल फैसिलिटेटर की तरह काम करने की ज़रूरत है। अभी हमें ध्यान दें, चाहे एयरलाइन हो चाहे टेलीकॉम कंपनीज हो, वहाँ पर हमें ब्यूरोक्रेसी की रोल को विग्रसली इंटेरोगेट करने की ज़रूरत है। सोच बहुत अच्छे तरीके से, गहन तरीके से आगे इनको इंट्रोस्पेक्ट मतलब इसको चेक करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर अगर ऑपरेट करता है तो उस केस में भी हमें, हाँ ये बात ठीक है
कि हम बोलते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी होनी चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर जब तक फ्लोरिश नहीं करेगा ना, तब कैसे टैक्स आएगा? और प्राइवेट सेक्टर फ्लोरिश करेगा, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और इसको फिर गरीबों में बांटेगी सब्सिडी के तौर पे। मतलब हम प्राइवेट सेक्टर पे पैसा लगाए, मतलब टैक्स लगाए, और फिर बाद में गरीबों, जो भी डाउन ट्रॉडन सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए। तो आज मॉडर्न सोशल सिक्योरिटी की आर्किटेक्चर की बात करें ना, और वेलफेयर स्टेट की अगर हम बात करें, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास में टैक्स रेवेन्यू आनी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने में बिल्कुल भी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, विलिफिकेशन हो रहा है इंडियन कैपिटलिस्ट अप्रोच की, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अगेन आप कह सकते हो कि मतलब एक कैपिटलिज्म को अवॉइड करने की बात की जा रही है। बट वही बात है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है और हमें टारगेट क्या कर रखे हैं वो एक अलग चीज़ है। इकोनॉमिक सर्वे ने अपनी तरफ से जो बात कही है, सजेस्ट किया है कि आप देखो कि अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है इंडिया में, तो वहाँ पर पहले पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों हैंड इन हैंड चलती है। पॉलिटी दैट मीन्स जो रिजीम है वो क्या चाह रहा है, जो अभी रूल है वो क्या चाह रहा है, और उसी के हिसाब से फिर इकोनॉमिक स्टांसेस चलते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या होता था, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ करता था ज़्यादा से ज़्यादा सोशलिज्म की तरफ हम ज़्यादा टिल्टेड थे, तो उस टाइम पे नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का। अब हम कैपिटलिज्म की तरफ टिल्टेड हैं, तो इस वजह से क्या हो गया, हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हम मिक्स्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी से हम कहाँ जा रहे हैं, कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। ओके, तो कैपिटलिज्म फ्लोरिश होगा, मार्केट में कंपटीशन आएगा और इसी से कहीं ना कहीं एक फेवरेबल माहौल बनेगा। बट यही है कि सवाल ये उठाया जाता है कि कुछ लोगों को आप फेवर कर रहे हो, बट ऐसा तो हो नहीं सकता। कंपटीशन जो है ना, वो अपने आप ही फेयर माहौल बना देता है, और हमें ज़रूरत है कि जो भी एंट्री बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की ज़रूरत है, और एक मार्केट सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। ये तो हो गया फेवर में, अब चलते हैं अगेंस्ट में। नेक्स्ट आर्टिकल है डी राजा, जो मैंने बताया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी रिजीम जो है वो पब्लिक सेक्टर को डिसमेंटल करने में लगा हुआ है, और साथ में वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है, जो कि डीपीएसपी एनविसाज करता है हमारे पार्ट 4 में, बोलो वो भी कहीं ना कहीं डिफाई हो रहे हैं, डिसमेंटल हो रहा है। अब देखते हैं आर्टिकल को डिटेल में। देखो, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स ये इनसेपरेबल हैं, हमें ये भी पता है, हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा। बट राइटर जो है वो थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन या फिर आप कह सकते हो कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी से हैं तो सोशलिज्म को प्रमोट करने की बात करेंगे। देखो, एक देश की इकोनॉमी आज देखें इंडिया की, तो बोले वो लगातार डिक्लाइन करने की जा रही है। एक सुसाइडल पॉलिसी बता रहे हैं जिसमें कि इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। पॉलिसी मेकिंग जो है उसमें पब्लिक एंटरप्राइजेस से गवर्नमेंट अपने स्टेक्स को निकाल रही है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली भी और नॉन स्ट्रेटेजिकली भी, मतलब लंबे प्लान के साथ में भी और शॉर्ट टर्म प्लान के साथ में भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने जो एसेट्स हैं उनको सेल आउट कर रही है। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो टारगेट है ना आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया का, वो इस तरीके से अचीव नहीं हो पाएगा कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर को आप पुश करते हो और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को आप उनके स्टेक्स को रिड्यूस करते हो। तो ये आप देख सकते हो कि नियो लिबरल पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है गवर्नमेंट, जो कि कर रही है गवर्नमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस आर्टिकल में बताया। क्योंकि आज देखोगे तो इंटरनेशनली जो फाइनेंस कैपिटल है ना, वो इसी पर कहीं ना कहीं रिलाई कर रही है। और देखो, कम्युनिज्म की अगर बात भी करें ना, अगर प्योर सोशलिज्म की बात करें, तो देखो ये वर्ल्ड में कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं रह पा रहा है। केवल और केवल एक क्या है, कम्युनिस्ट पूरा का पूरा 100% कम्युनिस्ट बोल रहा हूँ मैं, वो है केवल नॉर्थ कोरिया। बाकी सब लोगों ने कैपिटलिज्म को बैलेंस्ड वे में प्रमोट कर रखा है। चाइना कम्युनिज्म है, बट उसका पूरा 100% कम्युनिज्म थोड़े ना है। इंटरनेशनल प्लेयर्स को अलाउ करता है वो, आओ कि हमारे यहाँ पर आप आकर के इम्प्लीमेंट करो अपनी पॉलिसीज़ को। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तरफ से बात की है कि हम कैसे भी करके आरबीआई के साथ बात करेंगे और बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पे काम भी करेंगे, बजट स्पीच के ड्यूरिंग उन्होंने बोला था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अगर बात करें तो वो प्राइवेट हैंड्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये डर लगा रहे हैं कि जो प्री बैंक नेशनलाइजेशन इरा हुआ करता था 1969 से पहले, वहाँ पर बहुत गजब की इनइक्वालिटीज़ थी, पुअर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, मतलब पैसे वाले बनते चले गए थे। तब जाकर के फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन का कदम उठाया था।
बोले कि नेशनलाइजेशन के बाद में पुअर्टी रिडक्शन का भी काम हुआ, और आप देखोगे एक तरीके से जस्टिस और इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं उसकी रियलाइजेशन भी होती हुई दिखाई दी। बी आर अम्बेडकर जी ने जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था तब उन्होंने कहा था 17 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे अपनी स्टेटमेंट दी थी कि अगर एक इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी नहीं है तो आप कैसे वहाँ के लोगों को सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस दे सकते हो, जो कि हमारे प्रीएम्बल में भी है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था उसमें भी ये वर्ड्स थे। तो आप कैसे इंश्योर करोगे जब तक सोशलिस्टिक इकोनॉमी नहीं होगी? तो राइटर सीधा सा यहाँ पे एक ही पॉइंट बोल रहे हैं जो आपको समझ में आ गई होगी कि सोशलिस्टिक अप्रोच बनाने की जरूरत है, कि मतलब मेंटेन रखो जो अभी चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल विजन्स की बात करें कि जिसमें सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो सिटीजन्स को देने की बात की गई है, वहां पर अगर कॉरपोरेट्स को आप प्रमोट कर रहे हो, मार्केट फोर्स को अगर प्रमोट कर रहे हो, वो तो जियोपर्डाइज है, मतलब उसके अगेंस्ट में जा रहा है। जो आप टारगेट कर रहे हो उसकी एकदम बिल्कुल विपरीत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में एग्रेसिव प्रोग्राम जो अभी करंट रेजिम ने चला रखा है प्राइवेटाइजेशन का, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो, चाहे नवरत्ना कंपनीज हो, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रही है जो एक प्रिंसिपल है हमारे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्रेंड है। डीपीएसपी की मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर वेलफेयर जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, देखो फंडामेंटल राइट जो है वो तो पॉलिटिकल जस्टिस देते हैं आपको, पर सोशियो इकोनॉमिक, पर इकोनॉमिक जस्टिस की जब बात आए ना तब आप केवल और केवल डीपीएसपी पे रिलाई करोगे। हाँ, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल तीनों साथ में आ जाए तो भी डीपीएसपी आप बोल दोगे। तो डीपीएसपी क्या बोलते हैं कि जितना भी मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो कि जो कॉमन गुड है वो फुलफिल हो सके। कहने का मतलब एक एक सिटीजन के पास में आप मिनिमम उसके डिजायर्स है, नीड्स है, वो आप पूरी कर सको। इस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए, इस तरीके का मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज की ऑनरशिप को हमें इंश्योर करने की जरूरत है। साथ में इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में ना हो जाए, नहीं तो वो कॉमन मैन के लिए डेट्रीमेंट साबित हो जाएगा, घातक साबित हो जाएगा। आगे राइटर बोल रहे हैं कि देखो प्राइवेटाइजेशन है ये एक डायरेक्ट अटैक है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन पे, कि रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए जो मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, एससी एसटी ओबीसी इनको, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन अभी डाला हुआ नहीं है। तो बोला इस वजह से कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ हैं वो लगातार चलती रहेंगी। कास्ट, पैट्रियार्की, जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो आप रोक नहीं पाओगे। साथ में 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी तरफ से कहा था कि इंडिया इस क्राइसिस में तभी स्टैंड कर पाया क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो हमारे कहीं ना कहीं स्ट्रांग हैं, उन पर हम रिलाई कर पाए हैं। तो हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, आज ग्लोबल देखें, नेशनली देखें, कितने सारे क्राइसिस चल रहे हैं, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन, उसके बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस, वो सारी चीज़ें। तो हमें कहीं ना कहीं हमारी जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं करनी चाहिए। राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस में हम रिलाई करना शुरू कर देंगे तो जो बाहरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इशारों पर हमें काम करने की ज़रूरत होगी। और साथ में मल्टीपल लेवल ऑफ इकोनॉमी, चाहे सोसाइटी में मल्टी स्ट्रेटा की बात करो, पॉलिटी में या कहीं पर भी, तो इंडिया को टारगेट करने में ग्लोबल पावर्स बिल्कुल भी नहीं चूकेंगी, ये चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। साथ में इंडिया की जो इकोनॉमिक लेवरेज है, अपनी जो ऑटोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं लूज हो रही है। तो पुअर्टी और डेप्रीवेशन जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, जो कि बहुत ही गलत होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को देखें या फिर वाकई में जो एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है उसकी तरफ से देखें। कोविड-19 क्राइसिस ने जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, और जहाँ जहाँ पर भी लोग पब्लिक सेक्टर में एंगेज थे उन लोगों की लाइवलीहुड, सेफ्टी, सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो एक ये भी हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि पेंडेमिक ने ये लेसन हमें रिसेंटली ही दिया है। तो हमें पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक सेक्टर ने हमेशा से नेशन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जबकि आज आप देखोगे तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ग्रेजियस, मतलब शॉकिंग ब्लंडर कर रही है गवर्नमेंट अपनी तरफ से, कि जो इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल करने की बात कर रहा है। साथ में कंट्री के लिए फैटल भी साबित हो सकता है, कुछ घातक भी साबित हो सकता है। तो ये चीज़ इन्होंने अपनी तरफ से बोलो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमिटमेंट्स हैं उन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, और
और वही बात है, फिर बाद में गवर्नमेंट के खिलाफ उतरो रोड पे, वो हमारे काम की है नहीं। अब आपको मैं थोड़ा सजेशन देता हूँ। देखो, कभी भी आंसर राइटिंग करो ना आप, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें हमारी तरफ से बोलनी है वो बातें जो गवर्नमेंट कर रही है। हाँ जी, मेरी तरफ से ये सजेशन है हमें क्या करना चाहिए। और जब कोई राइटर यूं लिखिए गवर्नमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहा है और आपको लिखने का है कि हाँ क्रिटिसाइज करना है, तब आप ये कहोगे कि फला रिपोर्ट, या पर्टिकुलरली ये कहोगे कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स इस चीज़ को लेके बड़ा कंसर्न है कि जो गवर्नमेंट अभी कदम उठा रही है वो गलत है या फिर उनको उठाने नहीं चाहिए। पर आप क्रिटिसिज्म को, अगर 10 पैराग्राफ में आपका आंसर है ना, 10 में हो 5 में, तो आप आंसर राइटिंग में क्रिटिसिज्म है ना मिनिमम से मिनिमम पैराग्राफ्स में ख़त्म करना। एक पैराग्राफ में क्रिटिसिज्म लिख देना, इससे कहीं पूरा होल मत देना पूरा क्रिटिसिज्म को, ठीक है ना। आपको गवर्नमेंट की फेवर में तो लंबा लिखना है और बाद में जो क्रिटिसिज्म है उसको छोटा लिखना है, और फिर दोनों में बैलेंस बना करके कंक्लूड करना है जब भी क्रिटिकली इवेल्युएट करो कभी भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। बाकी लास्ट आर्टिकल है, ये आपके सामने थोड़ा ब्लरी है, इसका मैं जिस्ट दूंगा, ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करने के लिए आप जानो। मतलब देखो, अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी तरफ से ट्विटर को रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट क्या भेजी कि भाई 1200 अकाउंट्स हैं जो उनको या तो कोई रोबोट चला रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं मतलब गलत तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के काम कर रहे हैं। तो ट्विटर ने अपनी तरफ से उस बात को समझा और जवाब दिया कि देखो, पहली बात तो ये है कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ की ध्यान रखेंगे। दूसरा, यूज़र जो है उसने अगर कुछ कहा है तो वो किस एम्बिएंट में है, किस बेसिस पे आप रोक सकते हो। तो ट्विटर ने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया, अपनी तरफ से बोला कि हम नहीं, मतलब बंद नहीं करने वाले हैं मैसेज। मतलब कुल मिला के ये आया ट्विटर की तरफ से। तो जो मेइती है उसकी तरफ से क्या मतलब डिक्लेरेशन आया कि आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 का जो सेक्शन 69A है उसके अंडर में हम अकाउंट्स को बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में जा रही हैं चीज़ें। क्योंकि जो 26 तारीख को जो मार्च हुआ था और हमने देखा था कि टूल किट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, एक गाइडलाइन जो कि फॉलो कर रहे हैं एजिटेटर्स, और जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है। साथ में ये चीज़ तो हो गई यहाँ पे, बट राइटर एक तो कोट कर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1, जिसमें ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि कोई भी अपनी इच्छा है, अपनी डिसेंट, अपनी नाराज़गी है वो जाहिर कर सकता है। बट वहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी अवेलेबल है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2, उसमें भी आप देखोगे तो वहाँ पर क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कि हाँ मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, इसको डिस्टर्ब कोई ना करे। तो उस चीज़ में यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि इस तरीके का कोई प्रोविज़न क्लियर आ नहीं रहा है कि कहीं पर भी आर्टिकल 19(2) के अंडर में ये बैन लगाया जाए। एक तो ये चीज़। दूसरा, सेक्शन आईटी एक्ट 2002 का सेक्शन 66A, उस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया घोषाल केस में आप कहोगे कि एक तरीके से बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था, हटा दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें यह था कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पोस्ट करता है और वो अगर एंटी नेशनल है, और आप कहोगे कि अगर एंटी नेशनल है आप कह सकते हो एक तरीके से, तो वो चीज़ आप उसको ऑफेंस नहीं मान सकते हो। क्योंकि एक कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने अपने कुछ कार्टून बना दिए थे ममता बनर्जी के, तो ममता बनर्जी ने उस पर स्ट्राइक डाउन कर दिया था इस एक्ट के बेसिस पे। तो बोला डिसेंट भी नहीं शो कर पाएगा क्या कोई, तो उस चीज़ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये 66A सेक्शन है ना, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो बोला कि इसको जब स्ट्राइक डाउन कर ही दिया, और गवर्नमेंट अगर अभी जो फार्मर्स के एजिटेशन को प्रमोट करने वाले ट्विटर अकाउंट को बंद करवाने की बात कर रही है, उस केस में अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पिटीशन लगा दे कि भाई, ये लगा चुके होंगे अब तक तो, कि भाई ये इस तरीके से आपने ऑलरेडी सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट को आपने डिसमेंटल कर रखा है, तो अब क्यों गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक सर्विलांस स्टेट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ जाती है। साथ में यहाँ पर राइटर लास्ट में एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हैंडल करना, एक डिसेंट को मानना, डिसेंट को सुनना, ये डेमोक्रेटिक एथोस पे डिपेंडेंट है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस पर बड़े सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। फिर बाद में थोड़ा मेजरली ये ट्विटर पे ओरिएंटेड है ना, बाकी जो मेन काम की हमने मुझे लगा वो मैंने पिक किया पॉइंट्स, ठीक है। तो डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।